हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो आज हम अपनी बाकायदा लैब का स्टार्टअप कर रहे हैं। AWS सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट एसोसिएट की लैब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लैब स्टार्ट करने से पहले हम AWS की मैनेजमेंट कंसोल में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं AWS की मैनेजमेंट कंसोल है यहाँ पर। तो इसमें जो चीज़ें एज ए बिगनर लेवल पे आपको दिखानी है वो ये हैं कि यहाँ पर हमारे पास अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ये बिलिंग डैशबोर्ड, जो इंस्टेंसेस आप यूज़ करेंगे, जो चीज़ें आप सर्विसेज यूज़ करेंगे उनका जो बिल है वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद नॉर्थ वर्जीनिया, यहाँ पर ये कुछ रीजन्स हैं। नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट में नॉर्थ वर्जीनिया, US ईस्ट में ओहायो है, US वेस्ट में नॉर्थ कैलिफोर्निया, ओरेगॉन, अफ्रीका में केप टाउन, इस तरह से एशिया पैसिफिक डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास सेंट्रल है। उसके बाद यूरोप है, हमारे पास मिडल ईस्ट है, साउथ अमेरिका है। तो ये डिफरेंट इनके रीजन्स हैं। अब रीजन्स के अंदर हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं। इनको हम ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करते रहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नोटिफिकेशन वगैरह आएंगी कि कोई भी नोटिफिकेशन के आपका इसी इंस्टेंस बन चुका है या डिलीट हो चुका है। तो सारी जो नोटिफिकेशन वो यहाँ पर आएंगी। ये यहाँ पे इसका CLI व्यू है, तो इसको भी हम देखेंगे टाइम के साथ साथ। तो सबसे पहले आज वाली लैब में जो हमने करना है वो हमने बनाना है EC2 इंस्टेंस। हमने अपना वर्चुअल सर्वर बनाना है। तो उसके लिए यह है कि आप यहाँ से भी EC2 इंस्टेंस, अगर आपके पास जो आपने रिसेंटली विजिट की होती हैं सर्विसेज वो यहाँ पर शो होती हैं। तो EC2 इंस्टेंस यहाँ पे भी आप क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ से आप EC2 इंस्टेंस लिखेंगे तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप सर्विसेज में जाकर यहाँ से EC2 इंस्टेंस, ये रिसेंटली विजिटेड है तो यहाँ पर वो वाली शो की हुई है। तो यहाँ पर आप इन वाली जो सर्विसेज दी हुई हैं ऑल सर्विसेज में, इधर भी जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मतलब कि इधर से नहीं पता कि किस जगह पे पाथ है तो आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर वो सर्विस ऊपर आ जाएगी, EC2 इंस्टेंस। अब हम जैसे कि पता है EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इसमें जो 2 C हैं वो C2 इसीलिए है कि इसमें 2 C हैं हमारे पास। तो इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो हमने अगर न्यू इंस्टेंस बनाना हो तो हम यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। तो ये वाला भी सर्वर आप इसको ना देखें क्योंकि ये मेरा ऑलरेडी पहले का बना हुआ है, तो इसको आप ना देखें। और अभी हम लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस के बाद आपने कौन सा इंस्टेंस बनाना है तो उसकी अमेज़ॉन मशीन इमेजेस, यहाँ पर कुछ AWS ने कुछ इमेजेस रखी हुई हैं जो कि हम कह सकते हैं हमारे डिफ़ॉल्ट इसके इमेजेस हैं जो कि प्लग एंड प्ले होती हैं। मतलब हमने इनको सेलेक्ट करना होता है, फिर उसमें कुछ रिसोर्सेज वगैरह सेलेक्ट करके हम इसको रनिंग के काबिल बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर नहीं याद कि कौन सा हमने इंस्टेंस देखना है तो आपको यूँ स्क्रॉल करना पड़ेगा, वरना आप यहाँ से ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमने बनाना है विंडोज़ सर्वर तो आप सर्च करेंगे तो वो ऊपर यूँ करके आपके पास सर्च में आ जाएंगे। अगर आप इस तरह से नहीं चाहते तो आप इसको यूँ करें और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन कर लें तो आपको यहाँ पर शो कर देगा कि कौन सा सर्वर आप ये 2019 बेस है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर का। उसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा ऊपर लिनक्स के गए हैं, ये अमेज़ॉन लिनक्स 2 AMIs, अमेज़ॉन मशीन इमेजेस। उसके बाद ये उबंटू सर्वर है। उसके बाद यहाँ पर डेबियन है, डीप लर्निंग के हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर ये विद कंटेनर्स है 2019। तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पे 2022 भी होगा। हाँ, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर 2022 बेस, तो ये भी फ्री टियर पे एलिजिबल है। जो ऊपर 2019 वाला था ये भी फ्री टियर पे है, इससे ऊपर 2019 ये वाला भी फ्री टियर पे एलिजिबल। तो आप लोगों ने वो वाला AMI पकड़ना है जो कि फ्री टियर एलिजिबल हो, क्योंकि इन पे आपको कॉस्ट नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जितने भी आप EC2 इंस्टेंसेस को सेलेक्ट करके आप मशीन बनाएंगे, वर्चुअल सर्वर बनाएंगे तो उनके आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगी। तो यहाँ पर हम फ्री टियर को लेके चलते हैं। चलो ये नया 2022 का आया तो हम इसको लेके चलते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसको। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमसे वो कुछ चीज़ें पूछेगा। अब यहाँ पर क्या क्या पूछ रहा है कि फैमिली, हम सारी चीज़ें डिस्कस करके आ चुके हैं कि फैमिली कौन कौन सी होती हैं, कितनी फैमिलीज़ हैं इसकी। तो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर हम इसको कर दें हैं डिफ़ॉल्ट पे, एक मिनट। हाँ, अब ऑल इंस्टेंसेस में T2 यहाँ पे इसको ये सिलेक्ट था। अब यहाँ पे क्या है कि हम सारी फैमिलीज़ इसकी डिस्कस करके आ चुके हैं EC2 इंस्टेंस की कि कौन कौन सी फैमिलीज़ होती हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे जैसे कि T2.micro है, अभी ये फ्री टियर एलिजिबल है, और जितने भी हैं ये दूसरे T2 स्मॉल, डॉट मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज, ये जितने भी हैं ये हमें इनकी कॉस्ट पे करना पड़ेगी। तो अभी के लिए हम फ्री टियर पे जा रहे हैं। इसमें क्या है, वर्चुअल CPU, हमें एक वर्चुअल CPU मिल रहा है, 1 GB रैम मिल रही है, EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर है, जैसे कि बता चुका था मैं पहले भी कि EBS जो होती है वो हमारी परसिस्टेंट स्टोरेज होती है। मतलब इसमें अगर हमारी वर्चुअल मशीन या वर्चुअल सर्वर जो है वो अगर ऑन मतलब स्टार्ट करने के बाद हम स्टॉप भी कर दें या उसको हाइबरनेट कर दें या कर दें तो भी उसमें हमारा डाटा जो है वो परसिस्टेंट रहेगा, जबकि इंस्टेंट स्टोर में नहीं रहता। उसमें अगर आप उसको स्टॉप कर देते हैं तो आपका डाटा उड़ जाता है, मतलब कि डिलीट हो जाता है। उसके बाद नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है, ये हम सारी चीज़ें थ्योरी में डिस्कस करके आ चुके हैं। IP वर्जन 6 की सपोर्ट है, यस। तो इसमें हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा है नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस, कि आपने कितने नंबर ऑफ़ इंस्टेंसेस बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर हम 2 कर देंगे तो 2 हमारे वर्चुअल सर्वर बनेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 कर देते हैं तो 3 बनेंगे। तो इस तरह से जितने हम मैक्सिमम एक रीजन में 20 इंस्टेंसेस बना सकते हैं, 20 से ऊपर हमें फ्री टियर अकाउंट पर नहीं बनाने देगा। अगर आप लोगों ने बनाने भी हो तो वो आप AWS के एप्लीकेशन लिखें, तो क्यूरी लॉन्च करें तो वो हो सकता है कि आपको इजाज़त दे दें। लेकिन अभी के लिए हम लैब के लिए हम एक इंस्टेंस बनाते हैं। परचेजिंग ऑप्शन, कि अगर आपने अभी हम पिछले वीडियो में हम परचेजिंग ऑप्शन डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास 6 मेन परचेजिंग ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे स्पॉट इंस्टेंस लेना है तो वो आपको यहाँ पर कॉस्ट दिखा रहा है कि स्पॉट इंस्टेंसेस की क्या कॉस्ट है। तो बड़ी माइनर कॉस्ट है इनकी, $0.081 है। तो अभी के लिए हमने परचेजिंग ऑप्शन स्पॉट इंस्टेंसेस नहीं लेना, हम ऑन डिमांड पे ही जाएंगे, क्योंकि हम जब डिफ़ॉल्ट भी लेके जाएंगे तो वो ऑन डिमांड होगा। अभी हम इसको स्पॉट कर देते हैं। तो स्पॉट का हम डिस्कस करके आ चुके हैं पिछले वीडियोज़ में कि स्पॉट इंस्टेंसेस वो इंस्टेंसेस होते हैं जो कि अनयूज्ड AWS ने एक जगह पर रख दिए होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। अब यहाँ पे VPC वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है, यहाँ पे नेटवर्क, उसमें हम अभी डिफ़ॉल्ट लेके जाते हैं। तो अगर हम जब VPC के टॉपिक पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इसको चेंज भी करेंगे। सबनेट, अब यहाँ पे ये अवेलेबिलिटी जोन है, इसको भी अभी हम डिफ़ॉल्ट भी लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम 1A चूज़ कर लें तो इसको हम वैसे आगे डिस्कस करेंगे कि रीजन और अवेलेबिलिटी जोन्स में क्या फ़र्क होता है। तो अभी के लिए हमने मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है उसके अंदर हमारे पास 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, ये 6 हमारे पास इसके अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। इसको हम सबनेट भी कहते हैं। उसके बाद ऑटो असाइन पब्लिक IP, कि आपने पब्लिक IP इनेबल करना है या डिसेबल करना है, तो हम अभी के लिए इनेबल कर लेते हैं क्योंकि हम इसको एक्सेस करेंगे। उसके बाद होस्ट नेम टाइप, IP नेम, रिसोर्स नेम, ये भी आप को आगे वीडियो में क्लियर हो जाएगा कि होस्ट नेम टाइप, IP नेम और रिसोर्स नेम से क्या मुराद है। ये यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं DNS के, उनसे रिलेटेड होता है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। DNS होस्ट नेम हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट पे चेक है ये ऑप्शन, और इसको हम चेक ही रहने देना है, और जो दूसरे ऑप्शन से वो डिसेबल हो चुके हैं। अब प्लेसमेंट ग्रुप, क्या आपने इंस्टेंस को कौन से प्लेसमेंट ग्रुप में लेके जाना है। लेकिन अभी के लिए हम इसको किसी प्लेसमेंट ग्रुप में नहीं रखना चाहते, हम ना हमारे पास कोई बना हुआ है ऑलरेडी, तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं। अब कैपेसिटी रिजर्वेशन इसको ओपन रहने देते हैं। डोमेन, अभी हमने कोई बनाई नहीं हुई डोमेन, तो यहाँ पर कोई शो नहीं कर रहा। अगर हमने डोमेन बनाई हुई होगी तो हम वो उसको डोमेन दे देंगे तो वो उसको ज्वाइन कर लेगा। IAM रोल, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट रोल, इसको भी हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट जाने देते हैं। शटडाउन बिहेवियर, कि जब हम शटडाउन करें तो वो स्टॉप होना चाहिए या टर्मिनेट होना चाहिए। तो जब हम शटडाउन करते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो स्टॉप हो जाए, क्योंकि टर्मिनेट करना होगा तो हम उसको अलग से टर्मिनेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम वैसे नॉर्मली शटडाउन कर दें और इसको टर्मिनेट पर सेलेक्ट करेंगे तो वो जब हम शटडाउन करेंगे तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो लेकिन अभी हम स्टॉप रखते हैं। अब स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर, अनेबल हाइबरनेशन एज एन, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कि अनेबल हाइबरनेशन एज एन एडिशनल स्टॉप बिहेवियर, इसमें क्या इसका रोल होगा। उसके बाद टर्मिनेशन को देख लेते हैं। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन में क्या है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सीडेंटल ट्रांसमिशन टर्मिनेशन। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका गलती से कोई सर्वर टर्मिनेट हो जाता है तो यहाँ पर हम अगर इसको चेक कर देते हैं, इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं, तो वो हमारा डिलीट नहीं होगा,
मतलब कि हमने इस प्रोटेक्ट कर लिया है एक्सीडेंटल टर्मिनेशन को, कि जब भी हम इसको टर्मिनेट करेंगे तो वो कहेगा कि पहले आप उसकी टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को डिसेबल करें, फिर आप इसको टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये उस वक्त ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हमारा इन्वायरमेंट में डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स चल रही हों और कोई न्यू अगर एम्प्लॉय आता है तो उसको जब हम दें ताकि वो गलती से किसी इंस्टेंस को गलती से डिलीट ना कर दे या टर्मिनेट ना कर दे, तो उससे हम बचने के लिए ये इस फीचर को हम अनेबल करते हैं। मॉनिटरिंग क्लाउड वॉच एक अलग सर्विस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। टेनेंसी के आपने जो शेयर्ड आपने हार्डवेयर लेना है या डेडिकेटेड लेना है या डेडिकेटेड होस्ट लेना है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट परचेजिंग मॉडल्स में हम डिस्कस करके आ चुके थे कि ये डेडिकेटेड होस्ट और डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या फ़र्क है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो, जो इससे पिछली वीडियो है जिसमें हमने परचेजिंग मॉडल्स को डिस्कस किया है, वो आप सबसे पहले देखें, फिर आप यहाँ पर आएँ इस वीडियो को देखने। अब ये ग्राफिक्स वगैरह क्रेडिट स्पेसिफिकेशन, इसका भी हम डिफ़ॉल्ट पे जान देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब आगे है ऐड स्टोरेज। अब यहाँ पर रूट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास EBS है। जैसे कि हमारे पास अगर मैं इसको दूसरी कंसोल भी करूं तो वहाँ पर हमें मैं वो बताना भूल गया, वहाँ पर हमें शो करता है कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट रूट ड्राइव है वो EBS है या इंस्टेंस स्टोर है। अगर हम यहाँ पर लॉन्च में आएँ और यहाँ पर हम लिखें विंडोज़ सर्वर, तो यहाँ पर 2022 लिया था हमने, तो 2022 पे आए तो ये देखें रूट डिवाइस EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, मतलब ये कि जो रूट डिवाइस है वो इसकी ये वाली ये EBS है। अब ये स्नैपशॉट आईडी है इसकी, स्नैप आईडी, उसके बाद 30 GB इसकी जो मिनिमम हम इसकी स्पेस रख सकते हैं वो 30 GB है। फ्री ईयर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS जनरल पर्पस SSD और मैग्नेटिक और इसके लिए लर्न हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मिनिमम जो है हम 30 GB रखनी है हमने इसकी स्टोरेज। उसके बाद यहाँ पर जनरल पर्पस SSD हम सारी वॉल्यूम टाइप इसकी आगे भी डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर हम GP2 GP3 ये इसके डिफरेंट SSDs हैं, प्रोविएंट IOPS SSD, प्रोविएंट IOPS IoT SSD मैग्नेटिक। तो अभी हम इसको जनरल पर्पस GP2 भी जान देते हैं क्योंकि ये सबसे बेस्ट होती है। अगर हमें न्यू वॉल्यूम ऐड करना तो हम ऐड न्यू वॉल्यूम करेंगे। EBS एक ही ऑप्शन है इसमें, इसको हम डिवाइस को वैसे ही डिफ़ॉल्ट जान देंगे। कितने के लेना है हम 10 GB कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट 8 लिखा हुआ था। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे जब आप रूट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास 5 ऑप्शन शो करते हैं मैग्नेटिक को मिला के। लेकिन यहाँ पर जब आप करते हैं तो 2 ऑप्शन ऐड हो गए हैं, कोल्ड हार्ड डिस्क ड्राइव और थ्रूपुट ऑप्टिमाइज्ड हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि एक्स्ट्रा जो स्टोरेज है या जो एक्स्ट्रा हार्ड ड्राइव उसको अभी हम नहीं लगाते। इसको हम अगर फॉर एग्जांपल है आप लोगों को यहाँ से आइडिया हो गया कि हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अभी आपने नहीं ऐड की, आपने अपना वर्चुअल सर्वर बना लिया, तो उसके बाद भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। वो भी मैं आपको करके दिखा दूँगा कि किस तरह से वो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं ऐड टैग्स। तो हम यहाँ पर करते हैं नेम और यहाँ पे हमारा ये है सर्वर, और इसी सर्वर को हमने वेब सर्वर भी बनाना है, तो इसको मैं वेब सर्वर का नाम अभी दे देता हूँ, वेब सर्वर। उसके बाद नेक्स्ट करना है सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी फायरवॉल होती है जो कि ट्रैफिक की जो इनकमिंग और आउटबाउंड को ये चेक करता है। तो हमने किन किन चीज़ों से हमने एक्सेस करना है। यहाँ पे RDP रिमोट डेस्कटॉप हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्रोटोकॉल TCP पे वो काम करता है। पोर्ट नंबर जो है रेंज जो उसकी है वो 3389 है। अभी हम इसको कस्टम जो सोर्स है मतलब ओपन रख रहे हैं कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब 0.0.0 हम कह सकते हैं ये एक ओपन IP होता है। उसके बाद अगर हम ऐड रूल करें और यहाँ पर हम HTTP करते हैं तो हमारी ये TCP प्रोटोकॉल हो गया और 80 उसकी पोर्ट नंबर हो गई। हम इसको डिफरेंट HTTP से तो अभी एक्सेस नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ना HTTPS से होगा क्योंकि इसके लिए हमें SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये कि अभी के लिए इसी तरह ही, और जो SSH है ऐड रूल करके हम यहाँ पे जब SSH को सिलेक्ट करेंगे तो वो हमें लिनक्स मशीन्स के लिए हमें वो ज़रूरत पड़ती है। तो अभी के लिए हम इनको रिमूव कर देते हैं। अब रिव्यू एंड लॉन्च करते हैं। यहाँ पर रिव्यू एंड लॉन्च किया तो यहाँ पर वो हमें सारी चीज़ें दिखा रहा है जो हमने सिलेक्ट की हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसने इंस्टेंस टाइप बता दी T2.micro जो कि हमारी फ्री टीयर एलिजिबल है इंस्टेंस। उसके बाद वर्चुअल CPUs, मेमोरी,
इंस्टेंस स्टोरेज बता दी है, EBS ओनली, EBS ऑप्टिमाइज्ड अवेलेबल है, नेटवर्क परफॉर्मेंस लो टू मॉडरेट है। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप्स हमने RDP सेलेक्ट किया था, HTTP, HTTPS। अब यहाँ पे दो इस तरह से आएंगे, HTTP पहले ये IP वर्जन 4 में है और फिर अगला HTTP IP वर्जन 6 में है। आप लोगों को पहले मैंने दिखाया भी था इसमें जब बनाते हुए कि इसमें हमारी IP वर्जन 6 की सपोर्ट है। अब हम इसको लॉन्च करते हैं। लॉन्च करने के लिए यहाँ पर अगर आप लोगों के पास पहले एग्जिस्टिंग की पेयर है तो वेल एंड गुड, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी पहली लैब में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि न्यू की पेयर कैसे हम बनाते हैं। अब यहाँ पर क्रिएट अ न्यू की पेयर किया और यहाँ पर हम लिख देते हैं वेब सर्वर 1। हमारा वेब सर्वर 1 है तो इस नाम से हमारी एक डाउनलोड कर ली हमने की। अच्छा, अब डाउनलोड कर ली हमने ये। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस करते हैं। अब ये हमारी इंस्टेंस लॉन्च होने जा रही है। योर इंस्टेंसेस आर नाउ लॉन्चिंग। अब ये लॉन्च हो रहा है। यहाँ से हम लॉन्च लॉग से भी इसको हम देख सकते हैं। अगर हम व्यू इंस्टेंसेस करें तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये देखें कि इसकी इंस्टेंस की स्टेट क्या है, पेंडिंग। तो अब ये थोड़ी देर बाद थोड़ा टाइम लेगा, ये अबाउट 3 to 4 मिनट्स लेगा। तो उसके बाद हमारा ये इंस्टेंस अप एंड रनिंग हो जाएगा। फिर हम इसकी कंसोल को एक्सेस करेंगे। तो जितनी देर में अभी इसने एक तो इसकी स्टेट्स कंप्लीट होंगी, ये रनिंग में आएगा। दूसरा यहाँ पर स्टेटस चेक, 2 स्टेटस चेक होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कौन कौन से स्टेटस। ये सिस्टम स्टेटस चेक्स हैं और दूसरा इंस्टेंस स्टेटस चेक। ये हमारे जब हो जाएंगे दोनों कंप्लीट तो हमारा सर्वर रन होगा। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इनिशियलाइजिंग स्टेज पे है स्टेटस चेक। मैं इस वेब सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ, स्टेटस चेक पे आता हूँ तो ये देख सकते हैं कि सिस्टम स्टेटस चेक हमारे इनिशियलाइजिंग है, इंस्टेंस स्टेटस चेक हमारे इनिशियलाइजिंग है। उसके बाद और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देख लेते हैं। तो डिटेल्स में आते हैं। ये इसकी इंस्टेंस आईडी होगी। पब्लिक आईपी हमें 54.80.63.127 मिला है, ये उसका प्राइवेट आईपी है। उसके बाद इंस्टेंस स्टेट रनिंग है, मतलब कि रनिंग कंडीशन में पहुंच गया। बस ये है कि इसके स्टेटस अभी 2x2 हो जाएंगे तो हम इसको एक्सेस कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट आईपी उसका DNS आ गया, होस्ट नेम IP आ गया, इंस्टेंस टाइप aptitude.micro जो आपने सेलेक्ट की थी। इलास्टिक IP एड्रेस इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक IP एड्रेस क्या होता है। IAM रोल इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मॉनिटरिंग डिसेबल की हुई है। अभी हमने टर्मिनेशन प्रोटेक्शन हमने अनेबल की थी। जब हम अपना वर्चुअल सर्वर बना रहे थे उसमें ऑप्शन आया था कि टर्मिनेशन प्रोटेक्शन आपने अनेबल करनी है या डिसेबल, तो वहाँ पे हमने उसको चेक कर दिया था कि टर्मिनेशन प्रोटेक्शन अनेबल कर दो। तो इसको डिसेबल करने का भी एक तरीका है, उसका भी मैं बता दूंगा कि कहाँ से हम इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो AMI लोकेशन हो जाएगी, अमेज़ॉन मशीन इमेज की लोकेशन है ये लॉन्च टाइम आ गया कि किस वक्त आपने लॉन्च किया, 1 मिनट लेटर हमने लॉन्च किया इसको अर्लियर। उसके बाद लाइफ साइकिल हमारा नॉर्मल है। ये की पेयर नेम वेब सर्वर 1 हमने रखा था जो हमारा अभी डाउनलोड हो गया हमारे फिजिकल मशीन पर। तो अब ये हो गया इसकी सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में हम देख लेते हैं। हम जो सिक्योरिटी ग्रुप बनाए थे उसमें हमने एक RDP का बनाया था, ये वाला। उसके बाद हमने HTTPS 443 उसकी पोर्ट नंबर, और ये 2 HTTPS के हो गए और ये 2 HTTP के हो गए। अब 2 आपको मैं बता चूँगा IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 के वजह से हैं। उसके बाद नेटवर्किंग में आते हैं। पब्लिक IP, प्राइवेट IP, VPC ID वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड की ID है ये, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पब्लिक IP वर्जन 4 DNS है, प्राइवेट IP DNS नेम है, सबनेट ID है। उसके बाद हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन हमने US ईस्ट 1A सेलेक्ट किया था। आपको मैंने दिखाया था कि नॉर्थ वर्जीनिया हमारा रीजन है जिसमें हम अपना EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। और जो अवेलेबिलिटी जोन थे इसमें 5 थे, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E। तो ये उसमें से हमने सेलेक्ट किया था ये US ईस्ट 1A। उसके बाद अभी इसमें आप लोगों के समझने के लिए इतनी ही चीज़ें हैं। स्टोरेज में आके देखते हैं। तो ये रूट डिवाइस थी जो कि 30 GB की थी। यहाँ पर वो इसकी स्टोरेज भी शो कर रहा है कि ये 30 GB की है, अटैच्ड है और इनक्रिप्टेड, नो इंक्रिप्शन है। और ये KMS की ID है, तो जब हम इनक्रिप्ट करते हैं तो यहाँ पर उसकी ID शो करता है वो। अभी के लिए हमने इसको नॉट इनक्रिप्टेड ही रखा हुआ है। स्टेटस चेक अब देखते हैं तो अभी हमारे इनिशियलाइजिंग में है। मॉनिटरिंग हमने अभी डिसेबल ही की हुई थी, कोई नहीं की थी। टैग्स में हमारे पास टैग हमने रखे थे नेम और वेब सर्वर के नाम से। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो आई होप सो ये स्टेटस 2x2 हो चुका होगा।
तो ये देख सकते हैं आपके यहाँ पे कि हमारे जो स्टेटस चेक है वो 2/2 हो चुका है। अब यहाँ पर हम आते हैं स्टेटस चेक यहाँ पर देखते हैं, तो देखें सिस्टम रीचेबिलिटी चेक पास्ड, इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक पास्ड, ये हमारे 2 स्टेटस चेक हो चुके हैं। अब हमने इसको RDB रिमोट डेस्कटॉप के से उसको एक्सेस करना है। तो आपने यहाँ पे वेब सर्वर को एक्सेस कर लिया जिसको आपने कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है कनेक्ट का, तो यहाँ पे कनेक्ट करते हैं हम इसको। अब सेशन मैनेजर, RDB क्लाइंट, EC2 सीरियल कंसोल, ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम RDB से करते हैं रिमोट डेस्कटॉप। तो ये डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप आप यहाँ पर इस वाली फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अगर रिमोट डेस्कटॉप फाइल लिखें, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने रखना है इसका पब्लिक आईपी से पहले हमें इसका पासवर्ड चाहिए होगा। तो पासवर्ड के लिए हम गेट पासवर्ड करते हैं। गेट पासवर्ड के बाद यहाँ पर हमने वो की पेयर देना है जो हमने अभी डाउनलोड किया था वेब सर्वर 1 के नाम से। ये उसने बता भी दिया है कि वेब सर्वर 1 के नाम से जो की पेयर है वो आपने हमें यहाँ पर ब्राउज़ करना है। ब्राउज़ करते हैं हम यहाँ पर, और ये वेब सर्वर 1.pem, ये PEM इसकी एक्सटेंशन है। AWS की जो वर्चुअल सर्वर्स होते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं, उनकी जो एक्सटेंशन .pem के नाम से है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ओपन करते हैं, ये सिलेक्ट हो गई। हम डिक्रिप्ट कर लेते हैं पासवर्ड। अब ये जो पासवर्ड ये हमारा डिक्रिप्ट हो चुका है। अब इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पासवर्ड कॉपीड, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, आप यूँ करके सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये कॉपी हो गया। अब हम इसको बना लेते हैं, डाउनलोड्स में जाकर इसका हम रख लेते हैं, एक नोटपैड की फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम रख लेते हैं पासवर्ड के नाम से, और इसमें हम जाके पेस्ट कर लेते हैं क्योंकि ये वाली जो की है पासवर्ड है ये हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में भी, तो इसको हमें सेव करना है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर और अपने इंस्टेंस पे आते हैं। यहाँ से हमें उसका पब्लिक आईपी चाहिए होगा। तो पब्लिक आईपी क्या है, 54.80.63.127। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पर आके इसको पेस्ट किया, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा। यूज़र नेम हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद जो पासवर्ड है जो अभी हमने नोटपैड पे ये कॉपी किया था, ये पासवर्ड हमारा होगा। Ctrl+C करके हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। रिमेंबर मी आप कर लें या ना करें, मर्ज़ी है। ओके किया हमने इसको, और ये हमारी एक्सेस हो गई है। इसको हम यहाँ पर यस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक वर्चुअल सर्वर 2022 बेस वो हमारा ओपन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि AWS में कितनी आसानी हो चुकी है। हम मिनटों में हम अपना सर्वर लॉन्च कर लेते हैं, बजाय जब हम दूसरे सिमुलेटर यूज़ करते थे। जैसे हमारे पास VMware वर्कस्टेशन था, उसमें हमें पूरा OS उसको देना पड़ता था, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम iOS देना होता था। उसके बाद हम उसकी इंस्टॉलेशन करते थे, तो उसमें अगर कम से कम भी टाइम लगाएं तो हमें तकरीबन 30 मिनट्स आराम से लगते थे। लेकिन अब AWS ने कितनी आसानी कर दी है कि हम एक टेम्पलेट लेते हैं जो हमें ज़रूरत है और उसको हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके हम अपना वर्चुअल सर्वर बना लेते हैं। और ये हार्डली आप देख सकते हैं कि 5 to 10 मिनट्स में हमारा ये वर्चुअल सर्वर बन गया है। अब यहाँ पर वर्चुअल सर्वर क्रिएट हो चुका है, इसको हम देख लेते हैं। अभी थोड़ा सा ये लोडिंग में है, तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन भी शो करेगा कि कौन कौन से इसके पब्लिक आईपी है, होस्ट नेम क्या है इसका। तो नेटवर्क हम नो कर देते हैं फ़िलहाल, और थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा अप एंड रनिंग होने में। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होस्ट नेम ये इन्होंने खुद डिफ़ॉल्ट में उठा लिया है, EC2 AMAZ। अच्छा, इंस्टेंस आईडी ये वही आईडी है जो वहाँ पर हमने अभी देखी थी इसकी AWS की कंसोल में। प्राइवेट आईपी ये मिला है उसको। पब्लिक आईपी इससे हमने एक्सेस किया। इंस्टेंस साइट T2.micro जो हमने फैमिली सेलेक्ट की थी T2 की, और उसमें माइक्रो सेलेक्ट किया था हमने। फ्री टियर एलिजिबल है। अवेलेबिलिटी जोन US ईस्ट 1A है। 5 जोन थे हमारे पास यहाँ पर, उनमें से हमने US ईस्ट 1A सेलेक्ट किया। आर्किटेक्चर मतलब कि ये कौन सा प्रोसेसर यूज़ किया हुआ है कर रहा है, तो AMD 64 प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। मेमोरी हमने देखा था 1 GB मिली थी, मतलब कि 1024 MB, तो यहाँ पर 1 GB रैम है। नेटवर्क की हमने देखे थे कि लो टू मॉडरेट था। तो ये चीज़ें हमने इस पर देखी हैं। अब डिफ़ॉल्ट पे जब आप कनेक्ट करते हैं EC2 इंस्टेंस, तो यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है।
अब यहाँ पर हम अपने सर्वर को देख लेते हैं, सर्वर कैसे आएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर्वर मैनेजर। यहाँ पर सर्वर मैनेजर में आते हैं। बहुत कम डिफरेंस है 2019 सर्वर में और 2022 सर्वर में, ऑलमोस्ट 99% सेम है। इसमें बहुत कम चीज़ें होंगी जो इसमें चेंज हुई होंगी। तो यहाँ पर सर्वर मैनेजर अभी हम ओपन कर रहे हैं। इसमें अब अगर हमने यहाँ पर आके फायरवॉल को ऑफ़ करना हो ताकि हमारी कम्युनिकेशन हो सके, तो हम यहाँ पर लोकल सर्वर में आएंगे और यहाँ से हम आकर अपनी फायरवॉल जो है IE इनहेंस्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, इस पर ऑन, तो ये ऑन है डिफ़ॉल्ट में, तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। क्योंकि जब हमने इसको एक्सेस करना होता है तो मतलब पिंग वगैरह करके हमने कम्युनिकेशन, उसकी कनेक्टिविटी चेक करनी होती है, तो ये फायरवॉल थोड़ा सा मसला करती है। तो इसको हम ऑफ़ कर देते हैं। तो ये अभी शो कर देगा ऑफ़। जी हाँ, ये ऑफ़ हो चुकी है। उसके बाद हम अपने PC की फायरवॉल भी ऑफ़ कर देते हैं। फायरवॉल में जाके विंडोज़ डिफेंडर फायरवॉल में जाते हैं। और यहाँ पर ये दोनों प्राइवेट नेटवर्क, तो गेस्ट और पब्लिक नेटवर्क दोनों ऑन हैं, तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। ओके, और ये हमारी ऑफ़ हो चुकी हैं। तो अगर हमने अब किसी भी दूसरे PC के साथ हमने कम्युनिकेशन करनी हो तो हम आराम से पिंग के ज़रिए कम्युनिकेशन चेक कर सकते हैं, कनेक्टिविटी चेक कर सकते हैं। तो इसमें यही था कि हमने वर्चुअल सर्वर बनाना कैसे है, तो ये हमने इसमें सीखा है। तो हाँ, एक चीज़ और लास्ट में कि अगर हमने फॉर एग्जांपल ये हमारा वर्चुअल सर्वर क्रिएट हो गया, अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। ओके, अब ये हो गया। अब हम इसको जैसे कि हमने जो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन वो अनेबल की थी, तो अगर मैं इसको यहाँ से टर्मिनेट करूँ तो ये टर्मिनेट नहीं करने देगा मुझे। फेल टू टर्मिनेट एन इंस्टेंस, द इंस्टेंस, ये आईडी आ गई, इंस्टेंस आईडी मे नॉट बी टर्मिनेटेड, मॉडिफाई डिसेबल API टर्मिनेशन इंस्टेंस एट्रीब्यूट एंड ट्राई अगेन। मतलब कि यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते क्योंकि आपने इसकी जो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन वो आपने अनेबल की हुई है। तो अगर हमने इसको डिसेबल करना हो, क्योंकि अब हमने इसको टर्मिनेट करना है इंस्टेंस को, क्योंकि अगर आप इसको वैसे छोड़ देंगे तो इसके चार्जेस आपको पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर एक्शंस में जाते हैं। एक्शंस के बाद नेटवर्किंग में जाते हैं, इंस्टेंस, हाँ इंस्टेंस सेटिंग में जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन इमेज एंड टेम्पलेट्स में, नो हाँ इंस्टेंस सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास है चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, ये रहा चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अनेबल है, हम इसका डिसेबल कर देते हैं। डिसेबल्ड हो जाएगी, मैसेज नोटिफिकेशन दे दी उसने, हमने सेव किया उसको, अब ये सेव होगी। अब हम इस सर्वर को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं इसको टर्मिनेट करूँगा तो वो, अब मैं यहाँ पर टर्मिनेट पे क्लिक करूँगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। अब मैं इसको टर्मिनेट करता हूँ और ये सक्सेसफुली टर्मिनेटेड, और ये आगे इसकी इंस्टेंस आईडी कि ये वाला जो सर्वर था ये सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है। अब ये थोड़े पहले शटडाउन पे जाएगा, फिर ये टर्मिनेट होगा। तो हो सकता है आप लोगों के पास भी, हो सकता है नहीं बल्कि कंफर्म आप लोगों को यहाँ पर टर्मिनेट होने के बाद भी ये शो होगा। यहाँ पर लिखा भी होगा टर्मिनेटेड, लेकिन आपको ये वाला सर्वर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि जब आप टर्मिनेट कर देते हैं तो उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद ये यहाँ से गायब होगा। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इसके आपको चार्जेस अब नहीं पड़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने इसको टर्मिनेट कर दिया है। तो इस वीडियो में हमने यही करना था कि विंडोज़ सर्वर को लॉन्च करना था हमने, कि कैसे हम वर्चुअल मशीन और विंडोज़ सर्वर कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने AWS के अकाउंट में। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई लैब के साथ मुलाकात करते हैं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।